अब मैं विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाओं का ऑनलाइन उपयोग कैसे करें इसके बारे में बताएंगे और डीएलआरएस वेबसाइट का कैसे उपयोग किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। डीएलआरएस बिहार सर्च करना है, उस पर क्लिक करना है। डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड सर्विस, इसके बारे में देखिए। हम लोग का काम होता है भू सर्वेक्षण पे। अमीन एसओ को यहाँ आईडी डालना है। अमीन का एसओ को जो प्रोवाइड किया जाएगा, पासवर्ड जनरेट होगा शिविर गठन के बाद, कैप्चा भरना है, उसके बाद आ जाएगा सारा डिटेल। इसका फिल करके भी किसी वीडियो में बताएंगे। देखिए एजेंसी का जो एजेंसी है, जो भी एजेंसी नियुक्त हुआ, 4 एजेंसी कार्य कर रहा है पूरा बिहार में। एक GISC, एक ILFS और 2 है IISC करके है, और एक 2 है उसका, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसमें देखिए अमीन जो एंट्री किए इसके बारे में देख सकते हैं। कोई भी जिला जैसे बांका सेलेक्ट करते हैं। बांका सेलेक्ट में देखिए कौन कौन मौजा है, उसका कब डेट में एंट्री किया है, टोटल कितना एंट्री किया है, इसके बारे में जान सकते हैं, देख सकते हैं। किस मौजा में, इस अंचल में, इस टोला में कितना एंट्री हुआ हाल फिलहाल, सारा रिपोर्ट इससे देख सकते हैं। सर्वे ट्रैकर से पब्लिक भी ऑनलाइन देख सकता है। यूजर नेम बना, ये अफसर लॉगिन है, इसके बारे में देखिए। डीएलआरएस में सॉफ्टवेयर को कैसे यूज किया जाता है, ये भी इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। टेक्निकल मैनुअल जो आप लोग को योगदान के पटना में योगदान करेंगे उस वक्त दिया जाएगा, और जितना भी प्रपत्र है इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे देखिए टेक्निकल मैनुअल का टोटल चैप्टर वाइज अलग अलग डाउनलोड कर सकते हैं या साथ में भी कर सकते हैं। टोटल 21 चैप्टर है। योगदान के वक्त आप लोग को भी मिलेगा। और प्रपत्र है, प्रपत्र का फॉर्मेट टोटल 22 प्रपत्र है। प्रपत्र एक हुआ उद्घोषणा का प्रपत्र, जो बंदोबस्त पदाधिकारी उद्घोषणा करते हैं कि फलाना मौजा में काम स्टार्ट हो गया है, वही हुआ उद्घोषणा का प्रपत्र। उसके बाद प्रपत्र 2, रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्वघोषणा हेतु प्रपत्र, जो रैयत को भर के देना है, सर्वे स्टार्ट होगा उसके बाद से। उसी के साथ रहता है वंशावली का प्रपत्र, मतलब जो भी जमाबंदी रैयत हो, खतियानी रैयत हो, अगर मृत्यु हो गए उनका, उसके लिए ही वंशावली भरना है। और वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकार का दखल वही एक ही साथ आता है तीनों का। फिर वो यादाश्त पंजी खानापुरी में जो हम लोग दखल उठाए हैं, जो रैयत कागज दिया उसका यादाश्त पंजी पे संधारण करना, वो प्रपत्र 3-2। और प्रपत्र 4 हुआ गैर सत्यापित विवादग्रस्त भूमि का पंजी का प्रपत्र। ये एसओ द्वारा सत्यापित किया जाना है। जो भी रैयत प्रपत्र दिया है, कौन कौन विवादित भूमि है, वह एसओ सत्यापित करेंगे। उद्घोषणा का हम लोग अमीन को अपलोडिंग करना होता है, और घोषणा करेंगे बंदोबस्त पदाधिकारी। और प्रपत्र 2 अमीन को अपलोड करना है, मौजा में जाके कलेक्ट करना है, अपलोड भी अमीन को करना है। उसी के साथ है प्रपत्र 3, उस प्रपत्र 2 के साथ 3.1 और 3.1.1 है। तीनों एक साथ ही हम लोग वितरित करते हैं और भर के देते हैं, अगर जमाबंदी रैयत या खतियानी रैयत मृत हो गए हैं तो। और प्रपत्र 3 हो गया स्वघोषणा के विरुद्ध निर्गत किए जाने सत्यापन, मतलब जो रैयत प्रपत्र दिया है उसको हम सत्यापन किए, वही प्रपत्र 3 में भर के देना है। और प्रपत्र 5 खतियानी विवरणी, जैसे कैडेस्ट्रल हो गया, रिविजनल सर्वे, चकबंदी, जो भी उस मौजा का फाइनल सर्वे हो, जैसे कैडेस्ट्रल रिविजनल, उसी को तेरीज लिखना, वही प्रपत्र 5 में लिखाएगा। और प्रपत्र 6 हो गया खेसरा पंजी का प्रपत्र, जो खानापुरी में यादाश्त लिखने के बाद कानूनगो एसओ के स्तर से पारित हो जाएगा। कानूनगो रैयती भूमि को यादाश्त पारित करेंगे और सरकारी भूमि को एसओ सर पारित करेंगे। उसके पारित होने के बाद खेसरा पंजी का प्रपत्र में उसका संधारण करने भी अमीन को करना है। और संधारण हो जाने के बाद हम लोग नक्शा जमा करेंगे एजेंसी को,
उसके बाद ऑनलाइन जनरेट होगा प्रपत्र 7, उसको बोलते हैं खानापुरी का प्रपत्र। और खानापुरी प्रपत्र के साथ एलपीएम मिलेगा प्रत्येक प्लॉट का या भूखंड का लैंड पार्सल में। अगर उसमें मिलान करेंगे रैयत कि मेरा रकबा सही है, स्वामित्व संबंधी कुछ गलती ना हो, उसके संबंधी जो भी गलती हो प्रपत्र 8 में भर के देंगे, उसका पावती मिलेगा प्रपत्र 9 में। और प्रपत्र 10 जितना भी दावा आपत्ति किया गया है उसका एक पंजी में संधारण होगा। संधारण पंजी प्रपत्र 10 का संधारण करना स्पेशल सर्वे क्लर्क का काम होगा। उसके बाद सूचना का प्रपत्र 11 में आएगा। उसके बाद विश्रांति किया जाएगा, विश्रांति में जो भी सही गलत हुआ हो सुधार कर। उसके बाद प्रपत्र 12 में पारोक खानापुरी अधिकार अभिलेख का प्रपत्र होगा, इसी में जनरेट होगा। उसी के साथ आमंत्रित किया जाता है प्रपत्र 13 के माध्यम से कि आप लोग दावा आपत्ति कर सकते हैं। इसमें 1 महीना का टाइम रहता है प्रपत्र 14 में दावा आपत्ति करने का। उसके बाद हुआ प्रपत्र 15, इसमें अधिकार अभिलेख प्रारूप प्रकाशन के दौरान दायर किए गए दावा आक्षेपों की पंजी का प्रपत्र, मतलब जो ड्राफ्ट आरओआर हो गया उसके बाद जितना भी दावा आपत्ति की है उसका पंजी। और प्रपत्र 16 में हो गया पावती का। प्रपत्र 17 हो गया अधिकार अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के दौरान दायर दावा आक्षेपों की सुनवाई हेतु पक्षकार को सूचना का प्रपत्र, मतलब हम जो सूचना देंगे पक्षकार को, वादी प्रतिवादी को कि आपका सुनवाई है, उसके लिए प्रपत्र है। ये रैयत को मोबाइल से मैसेज किया जाएगा। और हो गया फिर हो गया प्रपत्र 18 नया तेरीज या अंतिम नया अधिकार अभिलेख का प्रपत्र। फिर हो गया प्रपत्र 18 का लगान बंदोबस्ती दर तालिका, लगान निर्धारण होगा उसका प्रपत्र हो गया। फिर हो गया प्रपत्र 19 नया खेसरा पंजी का प्रपत्र। फिर हो गया प्रपत्र 20 अधिकार अभिलेख का अंतिम प्रकाशन का प्रपत्र। उसके बाद हो गया प्रपत्र 21 अंतिम अधिकार अभिलेख अंतिम प्रकाशन के दौरान प्रकाशन के उपरांत दावा आपत्ति दायर करने हेतु प्रपत्र, मतलब जो दावा आपत्ति करेंगे वो प्रपत्र 21 में हम लोग दायर करेंगे, रैयत को करना है। और उसके बाद हो गया फाइनल प्रपत्र 22 अंतिम अधिकार अभिलेख या अधिकार अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के दौरान दावा आक्षेपों की सुनवाई हेतु सूचना का प्रपत्र, मतलब 22 में जो भी सूचना दिया जाएगा दावा आपत्ति रैयत की है उसका। और इसका एक फॉर्मेट आप लोग को दिखा देते हैं कैसा होता है। देखिए दोस्तों प्रपत्र 1 कैसा होता है, इसका एक फॉर्मेट आप लोग को दिखा रहे हैं। ये उल्टा साइड वाला है।